गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम भारत में श्रम कल्याण पार्ट 1 और पार्ट 2 में श्रम कल्याण का अर्थ, परिभाषाएं, भारत में श्रम कल्याण कार्य की व्यवस्थाएं क्या हैं और श्रम कल्याण कार्यों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ट्रेड यूनियन श्रम संघ पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम श्रम संघ का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य और एक प्रभावी या शक्तिशाली श्रम संघ की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम श्रम संघ का अर्थ देख लेते हैं। श्रम संघ का अर्थ: श्रम संघ मजदूरी वेतनभोगी श्रमिकों का ऐच्छिक संगठन है जो विशेष रूप से औद्योगिक शांति स्थापित करने तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को अच्छी कार्य की दशाएं उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से श्रम संघ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा सिडनी और ब्रिटिश वेब की है। उनके अनुसार एक श्रमिक संघ मजदूरी करने वालों का एक स्थायी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने कार्यों की दशाओं में सुधार करना अथवा उनको बिगड़ने से रोकना। दूसरी परिभाषा वीवी गिरी की है। वीवी गिरी के अनुसार श्रमिक संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठनों से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। तीसरी परिभाषा श्रम संघ संशोधित अधिनियम 1982 की है। इनके अनुसार श्रम संघ एक स्थायी अथवा अस्थायी संगठन है जिसकी स्थापना श्रमिक तथा नियोक्ता में, श्रमिक एवं श्रमिक में तथा नियोक्ता से संबंध बनाने हेतु एवं किसी व्यवसाय के आचरण को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत 2 या अधिक श्रम संघों के संगठन शामिल किए जाते हैं। अब हम श्रम संघ के उद्देश्य क्या हैं, श्रम संघ क्यों बनाए जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। श्रम संघों के उद्देश्य: पहला उद्देश्य है श्रमिकों को संगठित करना तथा उन्हें अपने अधिकारों व हितों के प्रति जागृत करना। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में परस्पर बंधुत्व एवं सहयोग की भावना का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में सहकारिता के सार तत्व एक सबके लिए तथा सब एक के लिए का विकास करना। श्रमिकों एवं उनके अधिकारियों में सहयोग की भावना उत्पन्न करना। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास करना। श्रमिकों की सौदाबाजी की शक्ति में वृद्धि करना। श्रमिकों को उचित व पर्याप्त मजदूरी दिलवाना, काम के घंटे में कमी कराना, लगातार कार्य में आराम की व्यवस्था करवाना तथा सवैतनिक अवकाश दिलवाना। ऐसे कार्य करना जो श्रमिक तथा उसके आश्रितों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दशाओं में सुधार लाए। को सामाजिक सुरक्षा, लाभ एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना, जैसे रोग बीमा, सहकारी साख, सस्ता आवास, प्रोविडेंट फंड आदि। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को कानूनी सहायता देना। श्रमिकों, सेवा योजकों व सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना। श्रेष्ठ औद्योगिक संबंधों का सृजन करना। श्रमिकों को पदोन्नति एवं उनके प्रशिक्षण के अवसरों का विकास करना। संघ के सदस्यों के बीमारी तथा बेरोजगारी की स्थिति के लिए कोष का निर्माण करना तथा उससे एकत्रित धन का उचित वितरण करना। देश में औद्योगिक शांति स्थापित करना। श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में सुधार करना। आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल घोषित करना, उसका संचालन करना, सेवा योजकों से वार्ता करना तथा विवाद को शांति से हल करना। समाज व उद्योग में श्रमिकों का सम्मान बढ़ाना। प्रबंध में सहभागिता के लिए प्रयास करना। श्रमिकों से संबंधित तथ्यों के सांख्यिकी समंक एकत्रित करना। अब हम श्रम संघों के कार्यों से परिचित होंगे। श्रम संघों के कार्य: श्रमिक संगठनों द्वारा अपने सदस्यों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। ये संगठन अपनी सामूहिक सौदाकारी शक्ति से मालिकों पर दबाव डालकर श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्य करवाते हैं। श्रम संघों के कार्य इस प्रकार है। श्रम संघों का पहला कार्य है आंतरिक या कार्य दशाओं से संबंधित कार्य। ये कार्य जहाँ श्रमिक कार्य करता है उससे संबंध रखते हैं। ये रोजगार से संबंधित दशाओं में सुधार करने हेतु किए जाते हैं, जैसे
पर्याप्त मजदूरी दिलवाने के लिए प्रयास करना, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में सुधार करना, काम करने के घंटों में कमी करना, सेवा योजकों से उचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, लाभ अंशभागिता एवं सहभागिता हेतु प्रयत्न करना, अधिक लाभांश की मांग करना आदि। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रमिक संघ अपने सेवा योजकों से सामूहिक मांग करते हैं और मांग की स्वीकृति न होने की दशा में हड़ताल व असहयोग करते हैं। असहयोगात्मक कार्यों के कारण कभी कभी सेवा योजक श्रम संघों को लड़ाकू संगठन के नाम से संबोधित करते हैं। श्रम संघ के लड़ाकू कार्यों में जिन क्रियाओं का समावेश किया जाता है वह है सामान्य हित में सामूहिक सौदेबाजी करना, व्यक्तिगत हित के लिए विचार विमर्श करना, बहिष्कार करना, समझौता वार्ताएं करना और आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना। श्रम संघों का दूसरा कार्य है बाह्य या जीवन स्तर से संबंधित कार्य। इसके अंतर्गत उन कार्यों का समावेश किया जाता है जो श्रमिक के सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि करते हैं। J.I. रोपर ने एक स्थान पर लिखा है कि श्रमिक संघ नगर पालिका के सदस्य हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना है। जिस प्रकार नगर पालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सेवाओं की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार श्रम संघ भी अपने सदस्यों के जीवन स्तर में उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। बाहरी कार्यों के अंतर्गत जिन कार्यों को शामिल किया जाता है वह हैं आर्थिक कार्य, जैसे सहकारी समितियों का निर्माण करना जो सस्ते आवास, अनाज व ऋण दिलाने से संबंधित कार्य करती हैं। शैक्षणिक कार्य जैसे प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा, बाल शिक्षा, पुस्तकालय व वाचनालय खोलना। स्वास्थ्य संबंधी कार्य जैसे बीमारी की दशा में इलाज व दवा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था करना, शिशु व मातृ कल्याण करना। मनोरंजन जैसे खेल कूद की व्यवस्था, व्यायाम, योग, टूर्नामेंट आदि का आयोजन करना, क्लब आदि का संगठन करना। सांस्कृतिक कार्य जैसे लोकगीत, नृत्य, ड्रामा, संगीत, नाटक आदि का आयोजन करना। इन कार्यों को भाईचारा बढ़ाने वाले कार्य भी कहा जाता है। इनकी प्रगति सदस्यों के सहयोग तथा उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। आर्थिक दृष्टि से श्रम संघ जितने बलशाली होंगे, ऐसे कार्यों की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में ये ज्ञात होता है कि भारत में अब श्रम संघ कल्याणकारी कार्यों की भी व्यवस्था करने लगे हैं। श्रम संघों का अगला कार्य है राजनीतिक कार्य। श्रम संघ देश की राजनीति में भी सक्रिय योगदान देते हैं। श्रम संघ श्रमिकों में राजनीतिक चेतना की भावना का विकास करते हैं। श्रम संघ राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त करते हैं तथा संसद एवं विधानसभाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ाते हैं। श्रम संघ राजनीतिक दलों को चुनाव के समय सहायता देकर संरक्षण प्राप्त करते हैं और श्रमिकों के हितों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त करते हैं। जब भी कहीं श्रमिकों की हड़ताल होती है तो राजनीतिक दल उनको संरक्षण देते हैं और संसद एवं विधानसभाओं में श्रमिकों की मांगों के बारे में सदस्यों द्वारा आवाज उठाई जाती है। नेक्स्ट कार्य है प्रतिनिधि संबंधी कार्य। अपने मालिकों और अथवा सेवा योजकों की परिषदों के साथ सौदा करने तथा अन्य विविध कार्यों के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के कार्य श्रम संघों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार न्यायालय में चलने वाले विवादों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलन में भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघों द्वारा किया जाता है। श्रम संघ सरकार अथवा सेवा योजकों द्वारा बनाई जाने वाली समितियों में भी अपने प्रतिनिधि भेजकर श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट कार्य है विकासात्मक कार्य। कुछ आदर्श श्रम संघ समाज व राष्ट्र के हितार्थ विकासात्मक कार्यों में भी योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यों में उनकी भूमिका सकारात्मक हो सकती है। प्रदूषण निवारण, पर्यावरण नियोजन में भी योगदान कर सकते हैं। संकटकालीन परिस्थिति में अत्यधिक उत्पादन के लिए वे श्रमिकों को प्रेरित कर सकते हैं। उत्पादकता वृद्धि में उनका पूर्ण सहयोग हो सकता है तथा संविधान की रक्षा के लिए वे जनमत प्रदान कर सकते हैं। श्रम संघों के कार्य प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न एवं विस्तृत है। प्रजातांत्रिक शासन वाले देशों में वे अधिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं, किंतु एकतंत्र शासन वाले देशों में ये अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। एक शक्तिशाली श्रम संघ के लिए
किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रभावी या शक्तिशाली श्रम संघ की विशेषताएं। श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा लक्ष्य के अनुसार उत्पादन करने के लिए एक शक्तिशाली श्रम संघ होना बहुत आवश्यक है। श्री वीवी गिरी के शब्दों में, श्रम संघों से हमारा अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण ऐच्छिक रूप में सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों के लिए किया गया हो। श्रम संघ श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने, काम करने की अच्छी दशा उपलब्ध कराने तथा मालिकों का अच्छा व्यवहार दिलाने का प्रयास करते हैं। श्रम संघ केवल मालिकों से लड़ने का ही कार्य नहीं करते, वरन श्रमिकों की भलाई के लिए भी अनेक कार्य करते हैं, जैसे कल्याणकारी की व्यवस्था, शिक्षा का प्रबंध, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, आवास व्यवस्था आदि। किंतु श्रम संघ अपने कार्यों को भली प्रकार से संपादित करने में तभी सफल हो सकते हैं जबकि उनका आधार सुदृढ़ हो। एक सफल और सुदृढ़ श्रम संघ में इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली विशेषता है शिक्षित सदस्य। एक सफल व सुदृढ़ श्रम संघ के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि इसके सदस्य सुशिक्षित हों तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत हों। श्रमिकों में चेतना व जागरूकता हो। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं विस्तृत सदस्यता। श्रम संघ की सदस्यता जितनी विस्तृत एवं स्वतंत्र होगी, उतनी ही सुदृढ़ता आंदोलन में आएगी। जितने अधिक सदस्य होंगे, उतनी अच्छी श्रम संघ की आर्थिक स्थिति होगी। सदस्य इस दृष्टि से स्वतंत्र होने चाहिए कि वे अपने विचारों को आजादी के साथ प्रकट कर सकें। विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान श्रम संघ की सफलता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक संगठन। श्रम संघ का संगठन प्रजातांत्रिक ढंग से होना चाहिए तथा सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नियमित चंदा। बिना वित्त के कोई भी संस्था सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। अतः एक स्वस्थ व सुदृढ़ श्रम संघ के लिए नितांत आवश्यक है कि इसके सदस्यगण नियमित रूप से चंदे देते रहें। उनमें अपने संघ के प्रति सत्यवादिता तथा ईमानदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा योजकों व सरकार द्वारा मान्यता। श्रम संघ को सेवा योजकों तथा सरकार द्वारा मान्यता भी मिलनी चाहिए। श्रम व पूंजी के बीच के सभी झगड़े श्रम संघों द्वारा तय किए जाने चाहिए। यदि संभव हो सके तो सरकार को भी श्रम संघों के लिए कुछ आर्थिक सहायता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक कल्याण की भावना। श्रम संघ के पदाधिकारियों में सामूहिक कल्याण की भावना होना बहुत आवश्यक है। उन्हें निजी हितों की अपेक्षा सदस्यों के सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी नेताओं के प्रभावों से मुक्त रहना। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पेशेवर राजनीतिकों द्वारा श्रम संघों के नेताओं का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शोषण नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके श्रम संघ बाहरी व्यक्तियों के प्रभाव से अछूते ही रहें। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम नेता श्रमिकों का ही हो। श्रम संघ का नेता श्रम वर्ग में से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही श्रमिकों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता है तथा उनके समाधान के लिए निष्पक्ष भाव से प्रयत्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक नीति। श्रम संघों की नीति विध्वंसात्मक न होकर निर्माणात्मक तथा रचनात्मक होनी चाहिए। कुछ श्रम संघ प्राय इस मान्यता के साथ संगठित किए जाते हैं कि सेवा योजक श्रमिकों का शोषण करते हैं, अतः सेवा योजकों को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसी मान्यता व भावना रखने वाले श्रम संघ नेता न तो निष्क्रिय ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और न उद्योग या राष्ट्र को ही उनसे कुछ लाभ हो सकता है। श्रमजीवियों को चाहिए कि वे अपने को उद्योग से पृथक न समझें। उनको तो ये धारणा रखनी चाहिए कि वे भी उद्योग रूपी चक्की के एक अनिवार्य पार्ट हैं। ऐसी भावना होने पर ही श्रम संघों को सफलता एवं दृढ़ता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य लक्षण। श्रम संघों का संगठन न्याय और बुद्धि के आधार पर होना चाहिए। किसी भी भ्रमात्मक धारणा को सामने रखकर काम नहीं करना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पूर्व उसके अनेक पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। भारतीय श्रम संघ आंदोलन की सुदृढ़ता का समर्थन करते हुए श्री वीवी गिरी ने लिखा है, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने व उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुदृढ़ श्रम संघ नितांत आवश्यक है।
यदि श्रम संघों में इन उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता और दृढ़ता नहीं है तो पूर्ण समाजवादी प्रजातंत्र के आधार पर बनाए जाने वाले औद्योगिक ढांचे की नींव दृढ़ नहीं होगी और राज्य अपने श्रेष्ठतम आदर्शों के होते हुए भी श्रमिक वर्ग को मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार आज हमने श्रम संघ का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, श्रम संघ के कार्य और एक शक्तिशाली श्रम संघ की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम श्रम संघ से होने वाले लाभ और श्रम संघ से होने वाली हानियों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।